अभी हम लोग पढ़े थे क्या एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ठीक है। आई क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इंटू एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। समझ गए। उसके बाद जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है और एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, वो हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr²। ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है v/r। समझे। जिसमें ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द। समझ गए ना। तो एम हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। और ये v/r है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, दोनों आर क्या है, रेडियस है। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, v/r। v/r क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है आई, कैपिटल आई। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी का हो गया लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होगा, ये आर और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम वी आर। समझ में आया, एंगुलर वेलोसिटी एम वी आर के साथ। ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पर ये आएगा समझ में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ क्या पढ़े कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड। ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड। ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, रेडियस फिक्स है ना, एनर्जी भी फिक्स है उसका। समझ में आ गया। तो क्वांटाइज्ड समझ में आया ना। अब जो है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोर्ड्स मॉडल। देखो अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल है। जैसे तुम यहाँ आए पढ़ने के लिए ग्राउंड फ्लोर से, तो सीढ़ी पर चढ़ के आए ना, सीढ़ी पर जब चढ़ो एक एक स्टेप में चढ़ रहे हो ना, हाँ, हर स्टेप में एनर्जी लग रहा है। अब जैसे ऊपर से उतर रहा है, सीढ़ी पर क्या करेगा, एक एक स्टेप करके नीचे उतरेगा, तो हर स्टेप में तुम्हारा एनर्जी डिफरेंट होगा। हर स्टेप में एनर्जी डिफरेंट होगा, होगा ना, तो एनर्जी डिफरेंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ से तुमको स्लाइड करा रहे हैं, सीढ़ी पर कैसे उतरे, फिर हल्का सा पॉज होता है, फिर उतरते हैं, फिर पॉज होता है। कंटिन्यूस एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ठीक है। एक स्टेप उतरे उसमें खर्च हुआ, फिर दूसरा स्टेप उतरे फिर खर्च हुआ, तीसरा स्टेप उतरे फिर खर्च हुआ, या फर्स्ट स्टेप से थर्ड में चले गए तो खर्च हुआ, फिर थर्ड से फिफ्थ में गए तो फिर खर्च हुआ। लेकिन अगर हम उसको क्या करें, स्लाइडर बना देंगे और छोड़ देंगे तुमको, क्या करोगे, फिसल जाओगे। तो कंटिन्यूसली एनर्जी चेंज होगा, बीच में कहीं रुकेगा।
बीच में कहीं रुकेगा नहीं जब तक कि तुम नीचे पहुंच नहीं जाओगे सरफेस। अगर उसको हम स्लाइडर बना देंगे तो कंटिन्यूसली तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली लगातार, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा उसमें क्या आएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम में ऐसा नहीं होता है। एटम में क्या होता है जैसे हम लोग सीढ़ी से चढ़ते और उतरते हैं तो हमारा एनर्जी स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है, स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है, खर्च होता है जो ठीक है ना। चढ़ रहे हैं तो खर्च होता है, उतर रहे हैं तो रिलीज होता है, दोनों बात होती है ना है। लेकिन अगर हम स्लाइड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली चेंज होता है। कोई भी एनर्जी हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकता है, किसी भी समय कोई भी एनर्जी हमारे पास आ सकता है। क्वांटाइज नहीं होगा, फिक्स्ड एनर्जी हमारा किसी भी सेकंड नहीं मिलेगा। लेकिन जब सीढ़ी से उतर रहे हैं, पहला सीढ़ी उतरे तो उसमें एनर्जी कुछ फिक्स्ड अमाउंट में खर्च हुआ, फिर दूसरे स्टेप पर गए है ना। स्टेयर केस में जैसे जैसे स्टेप डाउन होते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी हर स्टेप में खर्च होगा, वो फिक्स्ड क्वांटिटी में खर्च होगा ना। एक स्टेप में जितना खर्च होता है, जितना हाइट पर है उसके हिसाब से ऊपर चढ़ोगे तो जितना हाइट ज़्यादा होगा उतना एनर्जी मेरा खर्च होता जाएगा चढ़ने में, समझे कि नहीं। तो लेकिन हर स्टेप में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा फिक्स होगा। तो स्टेयर केस पे चढ़ना और उतरना ये एग्जाम्पल है क्वांटाइजेशन का। ये एग्जाम्पल क्या है क्वांटाइजेशन का। और वही जब हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं तो जैसे लिफ्ट से ही उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो हमारे बॉडी का कंटिन्यूसली एनर्जी चेंज होता है, उसमें कहीं गैप नहीं होता है। एक बार लिफ्ट स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यूसली जहाँ रुकना है वहीं रुकेगा। तो उसमें क्या हुआ कंटिन्यूसली एनर्जी में हमारा चेंज होते रह रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, समझ गए। और एनर्जी का कोई भी वैल्यू उसमें आ सकता है, लेकिन क्वांटाइज्ड रहेगा तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा। हर स्टेप में कितना खर्च होगा ना है ये फिक्स है कि तुम्हारा बॉडी का मास कितना है, हाइट कितना है, उसके हिसाब से ना एनर्जी खर्च होगा। आया बात समझ में। तो सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप उतरना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल हो गया। और जब हम स्लाइड करेंगे तो या सिंपल तुम बॉल का एग्जांपल ले सकते हो। सीढ़ी पर छोड़ दोगे क्या होगा तो नीचे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा वो, इससे इस पर गिरा, फिर उससे उसके ऊपर गिरा, और बीच में पॉज देगा एक आध सेकंड के लिए कहीं पर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो पॉज मिलेगा और गिरते गिरते वो सबसे नीचे चला जाएगा। और बगल में ही हम स्लाइडर बना देंगे, फिर उसको गिराएंगे तो क्या होगा कंटिन्यूसली उसका एनर्जी चेंज होता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्विकली उसका चेंज होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सीढ़ी पर वैसा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप उतरेगा, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, समझ गया। लगेगा लगभग सेम ही काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, समझ गए ना। लेकिन जब हम उसको स्लाइड पर डाल देंगे तो क्या होगा कंटिन्यूसली चेंज होगा, जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा उसमें स्पीड होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वहाँ कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी पर कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। ब्रेक ले लेकर है ना, जैसे एक बार 10 रोटी ले लिए, एक खाए, फिर घूमने चले गए, फिर आए, फिर दूसरा खाए, फिर आए, ब्रेक हो, ये क्वांटाइजेशन हो गया। अब 10 मिला तो अब कंटिन्यूसली चल रहा है ना, मशीन चालू है, चल रहा है रेगुलर, समझ गया कि नहीं। तो उसमें कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा कंटिन्यूस रेनबो के जैसा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी समझ गए बोर्स मॉडल का, आ गया बात समझ में ना। तो ये था बोर्स मॉडल, जो मेन 4 पॉइंट था वो बताया है, तो बहुत सारा पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल। अब क्या पढ़ेंगे सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल का ये सक्सेस है, ठीक है ना, सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ही वो तैयार किए थे, इसलिए हाइड्रोजन एटम लिखना पड़ेगा। और वो जो मॉडल दिए थे सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए आज भी एप्लीकेबल। हाइड्रोजन एटम को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन एटम मेंशन करना पड़ जाता है। सारे एटम के लिए ये बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हाइड्रोजन एटम लिखना पड़ेगा। क्लियर।
तो पहला क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम को स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन किए। कैसे एक्सप्लेन किए? उन्होंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स रहता है जब तक कि वो अपने सेलेक्टेड ऑर्बिट में रहता है। जब तक वो अपने सेलेक्टेड ऑर्बिट में रहता है तब तक उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ना तो वो एनर्जी का लॉस करता है और ना ही गेन करता है। जब हम एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करते हैं तब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, प्रोवाइडेड कि हायर एनर्जी लेवल में अगर जगह खाली रहेगा तभी प्रमोशन होगा एनर्जी देने के बाद, ऐसे प्रमोशन नहीं होने वाला। ठीक है ना, आया बात समझ में। और लोअर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो वह एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन ये भी तभी संभव है जब लोअर एनर्जी लेवल में जगह खाली रहेगा। ठीक है, अपने मन से आ जाएगा तो नहीं चलेगा, भगा देगा, वापस वो अपनी जगह पर चला जाएगा। अगर जगह खाली नहीं है, एनर्जी सफिशिएंट दिए हुए हैं, फिर भी वो अपने जगह पर वापस, समझ गया ना। तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बात है कि कितना एनर्जी सप्लाई करना होगा। एनर्जी सप्लाई कितना करना होगा? एनर्जी सप्लाई डेल्टा ई के बराबर करना होगा। ठीक है, एनर्जी सप्लाई कितना करना होगा? डेल्टा ई के बराबर एनर्जी सप्लाई करना है जब लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाए, और डेल्टा ई के बराबर एनर्जी रिलीज होगा जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो इसका फॉर्मूला दे दिया गया है E2 माइनस E1, और इसको हम लोग H म्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमको पता चल जाता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब। समझ गए? क्लियर? सेकंड क्या कर रहा है? कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ में? मतलब एनर्जी का कैलकुलेशन भी वो करके बताया, वो एनर्जी का कैलकुलेशन भी करके बताया। तो एनर्जी का कैलकुलेशन के लिए उन्होंने फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला इसलिए हमको याद नहीं रहता है। के स्क्वायर 2 पाई mg पावर 4 बाय n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। ये है एनर्जी का फॉर्मूला। समझ गए? अब इसमें कौन कौन क्या चीज़ होगा? ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अजय सर से पूछना कहाँ से आया है कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। m यहाँ है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E हो गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आएगा समझ में ना। K हो गया कांस्टेंट, पाई जान ही रहे हो 3.14 होता है। m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो E लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो हम बिठा देंगे यहाँ। n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट। सबका मीनिंग मालूम हो गया। इस फॉर्मूला में किसका किसका क्या मीनिंग है। हम इस फॉर्मूला को केमिस्ट्री में यूज़ नहीं करते, बहुत लंबा चौड़ा है ना। ठीक है, आए बात समझ में। अब ये जो k का वैल्यू है, बता दो k का वैल्यू याद रखो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये k का वैल्यू, इसे इसी k का वैल्यू है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ कांस्टेंट। कूलम्स लॉ दिया था होगा, हाँ, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ कांस्टेंट। कूलम्स लॉ कांस्टेंट। ठीक है, बाकी का तो वैल्यू तुम लोग को याद होना चाहिए, है ना। हाँ,
का भी वैल्यू, m का भी वैल्यू, e का भी वैल्यू सब बता चुके हैं पहले ही। तो सारे वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तब ये कैलकुलेशन हो जाएगा। सब चीज़ का वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ m का छोड़ देंगे, ठीक है। तब ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। -2.178 into 10 to the power -18 by m स्क्वायर, ठीक है। सारे चीज़ का वैल्यू पुट करने के बाद जब कैलकुलेट कर लोगे तो यही आ जाएगा, एनर्जी हो जाएगा इतना जूल पर एटम, यानी समझ गए। तो सिर्फ n स्क्वायर को छोड़ करके सारे चीज़ का वैल्यू पुट कर तो कैलकुलेट होकर क्या जाएगा 2.178 इंटू 10 पावर -18 बाय n स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है ना। एक एटम में जिस ऑर्बिट का एनर्जी है, मान लो कि n का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है, n का वैल्यू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो इतना जूल पर एटम एनर्जी हो जाएगा एक एटम के, यानी एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहता है, यही हो जाएगा एनर्जी। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये सबसे सिंपल हो गया। इसको और भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत सारे यूनिट में आएगा तुमको बनाने के लिए। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो लिखोगे 13.595 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। माइनस सब जगह रहेगा। इसके अलावा एक और है, अगर किलो जूल में होगा पर मोल के हिसाब से -1312 बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, पर मोल। समझ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर मोल, MOLE दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हो गया किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर पर मोल, अगर मोल के टर्म में दिया हुआ है, किलो जूल के टर्म में चाहिए तो ये यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दिया है तो ये यूज करेंगे फॉर्मूला, और अगर जूल के टर्म में दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे बात समझ में। ये इस तरीके से इस फॉर्मूला के हेल्प से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हर ऑर्बिट का। n का वैल्यू 1 बिठा देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का निकलेगा, अगर n का वैल्यू 2 बिठा देंगे, समझ गए, तो सेकेंड ऑर्बिट का निकल जाएगा। n का वैल्यू 3 बिठाएंगे तो थर्ड ऑर्बिट का निकलेगा, लेकिन जो भी निकलेगा सब हाइड्रोजन के लिए निकलेगा, दूसरे के लिए नहीं। या तो ये हाइड्रोजन के लिए निकाल सकता है और दूसरा संभव है कि ये निकाल सकता है ऐसे एटम, ऐसा स्पीसीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट। तो कोई आयंस रहता है, बहुत सारा आयंस है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, क्लियर। तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर मिलेगा तब होगा। तो हीलियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को भगा देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, हाँ, तो हम अप्लाई कर रहे हैं हीलियम आयन के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लिया इसको, हाँ।
बाद क्या है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा बाद में बताएंगे। दो तो 3 हो गया, 3 ठीक है, ये 4 नंबर ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ठीक है। ऑर्बिट का रेडियस, उसका भी वो फॉर्मूला दिए हैं। आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। दोनों का होगा एटॉमिक फिजिक्स, उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा। ये एम ई स्क्वायर, ये हुआ रेडियस का फॉर्मूला ठीक है। अब इसमें n को छोड़ करके सारे चीज का वैल्यू जानते हो, h का वैल्यू जान रहे हो, पाई का वैल्यू जान रहे हो, k का वैल्यू जान रहे हो, m का वैल्यू जान रहे हो, e का भी वैल्यू, e मतलब क्या हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सारा वैल्यू जब पुट कर दोगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ठीक है। तो हम लोग यही केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं ठीक है ना। ये फिजिक्स वाले के लिए छोड़ दिया गया। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग रेडियस का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है। अब ये दोनों ही फॉर्मूला जो बताए सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम कैसे इसको यूजफुल बनाएंगे। जैसे कि मान लो ये सब तो हाइड्रोजन एटम के लिए है ठीक है। उसके बाद Fe+ और लिथियम, लिथियम को भी हम बना सकते हैं लिथियम 2+। लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है ना, लिथियम का 3 है ना एटॉमिक नंबर। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो लिथियम आयन बन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास, एक ही ना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 निकाल दिए तो 2 पॉजिटिव आया। तो ये भी हाइड्रोजन एटम की तरह हो गया ना, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 1 हटा दिए तो मोनो एटॉमिक सिस्टम हो गया कि नहीं। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोनो एटॉमिक नहीं, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये तीनों भी मोनो इलेक्ट्रॉन है। इस तीनों के ऊपर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, या इसके जैसा और भी जहाँ भी संभव हो, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन हटा करके 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोडियम को चाहेंगे तो नहीं ना होगा, सोडियम को में 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 हटेगा ही है। ये किसमें संभव है, जिसमें 1 या 2 ऑर्बिट, ऐसा संभव किसमें 1 या 2 ऑर्बिट, जिसके एक ऑर्बिट है या 2 ऑर्बिट है, उसमें ये संभव है। जैसे इस दोनों में 1 ऑर्बिट है और लिथियम में 2 ऑर्बिट है ठीक है ना। तो 1 या 2 ऑर्बिट वाला जितना भी एटम है उसमें हम इस तरह का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लॉस कराना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लॉस कराना डिफ़िकल्ट जॉब है। इसीलिए हम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दिखाए भी नहीं, 2 ही तक ठीक है ना। तो ये सब के लिए अप्लाई हो जाएगा ये, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, यही फॉर्मूला यूज नहीं। समझ गए, मतलब ये जो अभी हम लोग बताए, एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया, एनर्जी का क्या बताया थे, En = माइनस क्या बताया 2.17 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है ना, बाय n स्क्वायर जूल पर एटम, नहीं पता। तो En का फॉर्मूला ये हो गया और Rn का फॉर्मूला ये हो गया। हम लोग तो केमिस्ट्री में ही यूज करेंगे, केमिस्ट्री में ही यूज करेंगे ना, इतना लंबा चौड़ा यूज नहीं करना ठीक है।
तो इसको मॉडिफाई करना होगा दूसरे के लिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है सबके लिए। इसलिए इन जनरल अगर इसको बनाना है फॉर्मूला इन जनरल, तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे En इक्वल टू, अब यहाँ पर इसमें जो है एटॉमिक नंबर का यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे? एटॉमिक नंबर को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 है ना, इंटू एन स्क्वायर नीचे है, इधर हमको जेड स्क्वायर एन इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये मॉडिफिकेशन। जेड क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो हीलियम के केस में जेड का वैल्यू 2 देना पड़ेगा ना, और हाइड्रोजन के केस में 1 देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही पुराना फॉर्मूला हो जाएगा। और हीलियम के लिए जेड को 2 देना होगा, लिथियम आयन के लिए जेड का वैल्यू 3 देना होगा। तो ये हो गया। दूसरे एटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे आयंस के लिए जो हाइड्रोजन स्पीसीज के जैसा दिखे, उसी तरह से इसमें भी हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? इन जनरल Rn इक्वल टू n स्क्वायर है ना, 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाय जेड करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इसमें जेड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका अभी सबका रेडियस 1 की वैल्यू देंगे, फर्स्ट रेडियस निकलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट का 2 देंगे तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकलेगा, 3 देंगे थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकलेगा। हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ 1 दे देंगे, तो वही फॉर्मूला रह गया ना जो पहले था, एन स्क्वायर छोड़ दिया। तो इसको हम इधर लिख देते हैं एक साथ, एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा इन जनरल। दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हीलियम आयन के लिए भी और लिथियम आयन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर को फिल करना होगा। ठीक है, और आ गया एक एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लास है ना अभी, कम क्लास, तो 5 मिनट को और हम इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ये एक्सप्लेनेशन कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन है, जब उसका हम स्पेक्ट्रा निकालते हैं बहुत सारा लाइन आता है, कहाँ से आता है? तो ये क्वेश्चन है, कहाँ से आता है? लाइन तो एक ही आना चाहिए ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना लाइन आना चाहिए? एक आना चाहिए, बहुत सारा है, अनगिनत। क्यों आया उतना लाइन? उतना लाइन क्यों आया? ठीक है, पहली बात कि जब हम हाइड्रोजन सैंपल लेंगे तो उसमें एक ही हाइड्रोजन एटम तो नहीं होगा। ये संभव ही नहीं है कि हम एक हाइड्रोजन एटम लेकर के एक्सपेरिमेंट करें, उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन एटम होगा। ये संभव है कि हम एक हाइड्रोजन एटम लेकर के करें, क्योंकि हम गैस भरेंगे। जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में क्या भरेंगे? गैस भरेंगे ना, हाइड्रोजन गैस। तो संभव है कि हम एक हाइड्रोजन एटम ले लें? नहीं संभव है, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम होगा। और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कहाँ निकालते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब में, बताए थे ना। हाँ, जो एब्सेंट थे तो अंधेरा वाला वीडियो देख लें, ठीक है ना, डार्क मोड में। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन को कहाँ स्पेक्ट्रम लिए थे? डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला ट्यूब में। ठीक है ना,
तो उसके अंदर हम लो प्रेशर पर गैस भरेंगे, उससे जो रेज निकलेगा उसी का ना स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो उसमें एक एटम तो हाइड्रोजन का है नहीं। एनर्जी हमें 11,000 वोल्ट सप्लाई कर दिए, 11,000 वोल्ट सप्लाई कर दिए। तो पहला चीज़ है कि जितना भी हाइड्रोजन एटम है, क्या सबको सेम अमाउंट में एनर्जी मिला होगा? नहीं, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। ठीक है, कोई आदमी जो है पहला मंजिल से 10वां मंजिल एक बार में पहुँच गया। ठीक है, कोई जो है पहला से गया, दूसरा से फिर तीसरा, तीसरा से चौथा, स्टेप बाय स्टेप गया। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कर सकता है ना, तो उसको ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिल गया, बहुत खुश हो। तो क्या करेगा? स्पाइडरमैन की तरह सीधे ऊपर चले, हाँ, एकदम टॉप फ्लोर पर, हाँ, अब फिर वहाँ से गिरेगा ग्राउंड फ्लोर पर, होगा ना? ये संभव है। अब उसको बहुत कम एनर्जी मिलेगा, धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा ना, सीढ़ी पकड़ पकड़ के चढ़ेगा, फिर दूसरा पर जाएगा, फिर तीसरा पर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। कुछ को कम नहीं मिला, थोड़ा ज़्यादा मिला, तो क्या करेगा? पहला मंजिल से सीधा दूसरा मंजिल पर गया, है ना, दूसरा मंजिल से चौथे पर चला गया, चौथे से छठे पर गया। ऐसा भी तो होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन के लिए होगा। तो आप जैसे ये है, उस दिन स्पेक्ट्रम बताए थे ना, तो वो बस उस दिन जो स्पेक्ट्रम बताए थे तो उसको याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 7। बहुत ज़्यादा खा लिया, सीधे यहाँ पहुँचे। ठीक है, थोड़ा सा कम खाया तो यहाँ पहुँचेगा, थोड़ा सा कम खाया यहाँ पहुँचेगा, थोड़ा सा अगर कम खाया तो यहाँ पहुँचेगा, और थोड़ा कम तो यहाँ, और एकदम कम तो यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेक्ट्रम मिला जिसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस हो सकता है, ये कूद के गया पहले यहाँ, फिर यहाँ से ये कूदा यहाँ, फिर यहाँ से गया 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 यहाँ। 1 2 3 4 5 6 लाइन मिलेगा। पहले तो ये गया, इसके लिए एक लाइन, इसके लिए दूसरा, इसके लिए तीसरा, इसके लिए चौथा, इसके लिए पाँचवा, इसके 6 लाइन इधर मिल गया। अब ये भी देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 लाइन मिलेगा। ये तो हम एक एटम में देख रहे हैं, समझ, दूसरा एटम में भी होगा, किसी तरह भी पैटर्न हो सकता है। कोई हो सकता है यहाँ से जाएगा दूसरा, फिर चलो वहाँ एक के स्टेप देंगे, आगे वाला नहीं है, सीधे उठेंगे, देखो पैटर्न हो गया। अब 2 लाइन यहाँ, 3 लाइन यहाँ भी मिल गया। मतलब कैसे भी पैटर्न बन सकता है ना, बहुत सारा पैटर्न बन सकता है। तो बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें सो मेनी लाइंस क्यों हैं, क्योंकि ऑर्बिट के बीच में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसका पैटर्न बहुत तरह का, समझ गए? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा सकता है, 2 स्टेप जा सकता है, 3 स्टेप जा सकता है। ठीक है, वैसे उतरेगा भी, कोई डायरेक्ट उतरेगा, कोई स्टेप बाय स्टेप उतरेगा, कोई 2 स्टेप उतरेगा, कोई 4 स्टेप उतरेगा, और कोई कभी 1 स्टेप तो कभी 2 स्टेप ऊपर, उसका कोई फिक्स नहीं है, समझ गया ना? कभी 2 सीढ़ी चढ़ गया, कभी 1 सीढ़ी चढ़ा, कभी 4 सीढ़ी चढ़ गया, तो कभी 1 ही सीढ़ी चढ़ा। तो सब पैटर्न का आएगा, हर ट्रांजिशन का एक एक लाइन आएगा। तो सोच लो कितना लाइन आएगा, इसलिए सो मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा। तो ये भी स्पेक्ट्रल लाइंस का गिनती हो जाता है कि कितना संभव है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब आएंगे तब सीखेंगे कि वो सारा लाइन को हम कैसे जो है रीड कर लेंगे कि कितना लाइन बन सकता है। समझ गए? आया समझ में? इतना समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रल लाइंस इतना ज़्यादा, एक ही इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत सारा एटम रहेगा, हर एटम को अलग अलग एनर्जी मिलेगा, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, हर एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, तो अलग अलग तरह का ट्रांजिशन होगा। इसलिए सब के लिए अलग अलग पैटर्न के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है।